हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम देनदार आवर्त करने जा रहे हैं। देनदार आवर्त का क्वेश्चन नंबर 23 और 24 क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है इस नए टॉपिक की। तो जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है इसकी स्टार्टिंग को बिल्कुल देखिएगा। इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आगे के फिर बड़े क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व होने लगते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद 24 करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। निम्न सूचनाओं से देनदार आवर्त की गणना करना है, जिसमें कुल बिक्री दिया हुआ है, नगद बिक्री दिया हुआ है, विक्रय वापसी है, प्रारंभिक देनदार है और अंतिम देनदार है। हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। देनदार आवर्त का फार्मूला होता है शुद्ध उधार बिक्री, उधार बिक्री नहीं, शुद्ध उधार बिक्री बटे औसत देनदार। ध्यान रखिएगा। तो शुद्ध उधार बिक्री कैसे निकालते हैं? कुल बिक्री हमारे पास दी हुई है 10,25,000 रुपये की। इसमें से 1,25,000 की नगद बिक्री है, माइनस कर देंगे तो हमारे पास उधार बिक्री निकलेगी। उस उधार बिक्री में से 1,00,000 की वापसी माइनस कर देंगे तो शुद्ध उधार बिक्री निकल जाएगी। अर्थात नोट नंबर फर्स्ट, शुद्ध उधार बिक्री इज इक्वल टू कुल बिक्री माइनस नगद बिक्री माइनस वापसी। देखिए 10,25,000 में 1,25,000 गया, 9,00,000 बचा, 9,00,000 में वापसी 1,00,000 गई, तो आपके पास शुद्ध उधार विक्रय कितना बच गया? 8,00,000 बच गया। अब देखिए औसत देनदार निकालना है। तो हम जैसे औसत स्कंद पढ़े थे, प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद बटा 2, ठीक उसी प्रकार औसत देनदार होगा। प्रारंभिक देनदार 83,000 है, अंतिम देनदार 1,17,000 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 180, 190, 2,00,000 आएगा। 2,00,000 को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि औसत निकालना है। और जब औसत निकाला जाएगा तो औसत देनदार निकलेगा 1,00,000 रुपए का। अब देखिए शुद्ध उधार बिक्री भी है, औसत देनदार भी है। अब फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, देनदार आवर्त अनुपात इज इक्वल टू शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार। शुद्ध उधार विक्रय 8,00,000 है, औसत देनदार 1,00,000 है, भाग देंगे तो 8 गुना अर्थात 8 टाइम्स आ जाएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखिएगा। निम्न विवरण से देनदार आवर्त अनुपात की गणना करनी है। प्रारंभिक देनदार दिया हुआ है 50,000, उधार बिक्री है 3,00,000 रुपए की। उधार बिक्री दिया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देनदार द्वारा माल वापस 15,000 है, देय छूट है 5,000 और देनदार से नकद प्राप्त हुआ 2,70,000। इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं दिया है, वो है अंतिम देनदार। अंतिम देनदार क्या अंतिम देनदार निकाला जा सकता है? हाँ जी, अंतिम देनदार निकाला जा सकता है। यदि क्वेश्चन में प्रारंभिक देनदार दिया है, उसके साथ उधार बिक्री दी हुई है, उसके साथ देनदार से माल वापस दिया है, उसके साथ बट्टा दिया है और देनदार से प्राप्त रोकड़ दिया है, अगर इतनी सारी जानकारी है तो आप अंतिम देनदार निकाल सकते हैं। अगर अंतिम देनदार दिया रहता तो प्रारंभिक देनदार निकाल सकते थे। तो इसके लिए 2 तरीका होता है। पहले एक फार्मूले से समझाता हूँ। अंतिम देनदार का फार्मूला होता है प्रारंभिक देनदार प्लस उधार बिक्री, माइनस करते हैं देनदार से प्राप्त राशि अर्थात प्राप्त रोकड़, विक्रय वापसी और देय छूट। ये दोनों से माइनस कर देंगे तो आपका अंतिम देनदार निकल जाएगा। ये सूत्र होता है। प्रारंभिक देनदार 50,000 रखे, उधार बिक्री 3,00,000 रखे, देनदार से प्राप्त राशि 2,70,000, 15,000 रुपये, विक्रय वापसी और छूट है 5,000 रुपये। तो देखिए 3,00,000 और 50,000 कितना हो गया? 3,50,000, 2,70,000, 15, 2,85,000, 2,90,000 गया, कितना बच गया? अंतिम देनदार
60,000। ये फार्मूला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका समझाता हूँ जो कि बड़ा मज़ेदार है। ध्यान रखिए, ये तरीका है, एक देनदार खाता बनाया जाता है। देनदार खाता क्यों बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देनदार खाता क्यों बनाया जाता है, या देनदार खाता बनाने से कितनी मदों को फाइंड आउट किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक देनदार निकालने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, अंतिम देनदार। तीसरा, उधार बिक्री। यदि प्रारंभिक देनदार क्वेश्चन में दिया है, उधार बिक्री भी दी है, तो आप फाइंड आउट क्या करेंगे, अंतिम देनदार। यदि अंतिम देनदार दिया है, उधार बिक्री दी है, तो आप फाइंड आउट क्या करेंगे, प्रारंभिक देनदार को। यदि प्रारंभिक देनदार दिया है और अंतिम देनदार दिया है, तो आप फाइंड आउट किसको करेंगे, उधार बिक्री को। तो ये जो एक खाता होता है, देनदार खाता, इससे 3 चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास है अभी प्रारंभिक देनदार और हमारे पास है उधार बिक्री। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे अंतिम देनदार को। चूँकि ये संपत्ति का खाता और किसी भी संपत्ति के खाते की स्टार्टिंग डेबिट से होती है, शेष लाया गया, डेबिट में लिखेंगे कितना रुपया है, 50,000 प्रारंभिक है ये। उधार बिक्री डेबिट में आएगी। अब उधार बिक्री डेबिट में क्यों आएगी, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उधार बिक्री, इसका मतलब है कि आप माल बेचे लेकिन आपको पैसा नहीं मिला। जनरल एंट्री क्या बनती है, जनरल एंट्री बनती है देनदार विकलन। जनरल एंट्री बनेगी देनदार विकलन, किससे, विक्रय खाते से, विक्रय खाते से। कौन सा खाता बना रहे हैं, देनदार खाता। जब देनदार खाता बना रहे हैं और जो खाता बनाया जाता है वो खाता अगर डेबिट होता है, तो उसके डेबिट में हम उसको ना लिख के अपोजिट मत को लिखते हैं। ये तो आपको खतौनी का नियम मालूम है। तो देनदार विकलन, तो देनदार के विकलन में क्या लिखेंगे, विक्रय खाते से या उधार बिक्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आएगा, 3 लाख। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप देखिए विक्रय वापसी। विक्रय वापसी कहाँ आई है, क्रेडिट में। क्यों आ रही है विक्रय वापसी क्रेडिट में, क्योंकि जनरल एंट्री क्या बनती है विक्रय वापसी की, विक्रय वापसी हमेशा विकलन होता है। तो जनरल एंट्री बनेगी विक्रय वापसी खाता विकलन, किससे, किससे, देनदार से। और कौन सा खाता बना रहे हैं, देनदार। तो देनदार समाकलन हुआ, तो देनदार के समाकलन में क्या लिखेंगे, विक्रय वापसी खाते को। उसी प्रकार रोकड़ मिली, किससे रोकड़ मिली है भाई, देनदार से रोकड़ मिली। क्या आ रही है हमारे पास, रोकड़ आ रही है, तो हम रोकड़ को क्या कर देंगे भाई, विकलन। अब रोकड़ विकलन हुआ है तो समाकलन क्या हो जाएगा, देनदार। रोकड़ क्या हुआ, विकलन, देनदार क्या हुआ, समाकलन। तो रोकड़ खाता विकलन देनदार से, तो हम देनदार के समाकलन में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते को। बट्टा या छूट, उसकी भी सेम एंट्री बनेगी, बट्टा खाता विकलन या छूट खाता विकलन किसको दिए, देनदार को। देनदार समाकलन है तो उसके समाकलन में क्या लिखेंगे, बट्टा या छूट खाते को 5,000। अब कभी भी याद रखना, देनदार खाता बना रहे हो और क्लोजिंग देनदार निकालने के लिए बना रहे हो तो डेबिट का योग ज़्यादा आएगा और डिफरेंस क्रेडिट में निकलेगा, क्योंकि अंतिम कहाँ आता है, संपत्ति का अंतिम क्रेडिट में आता है। टोटल करते हैं 3 और 3.5 लाख में से 15,000 और 2,70,000 और 5, 2,75,000 और 85, 2,90,000 गया, 60,000 बचा। ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसको आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, खाता आप 11th से पढ़ते आ रहे हो। सबसे बेस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देनदार खाता बना के ही आप कभी भी इस टाइप का प्रारंभिक देनदार, अंतिम देनदार या तो उधार बिक्री आप इससे फाइंड आउट करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका होता है, फार्मूले से अच्छा। उसके बाद देखिए आपके पास
अंतिम देनदार भी निकल गया। प्रारंभिक देनदार क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000, अंतिम 60,000 निकला। दोनों को जोड़ दिए तो 1,10,000, 2 से भाग दे दिए तो औसत निकल गया कितने का, 55,000 रुपये का। अब सूत्र में वैल्यू रख देते हैं, शुद्ध उधार विक्रय डिवाइडेड बाई औसत देनदार। शुद्ध उधार विक्रय को 80,000 और ये 2,85,000 को हम भाग दे देंगे 55,000 से, कितना आ जाएगा 5.18 गुणा, ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। बड़ा ध्यान से देनदार खाता बनाना सीखिए। ये देनदार खाता डेबिट में मोस्टली दो ही चीज़ आती है, याद रखिएगा, एक प्रारंभिक देनदार और एक उधार बिक्री। बाकी विक्रय वापसी है, देनदार से प्राप्त रोकड़ है, बट्टा है, डूबा ऋण है, सब क्रेडिट में आता है। यहाँ तक आप आज करिए। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।